बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फजल मालिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शोल्डर डिस्टोशिया के बारे में। लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया था वो अबाउट पोस्टपार्टम हेमरेज के बारे में था और उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि कुछ एक गायनी ऑप्स के टॉपिक्स होंगे जो कि रिक्वेस्ट बेस होंगे, जो कि मैसेजेस आते हैं शायद कुछ लोगों के जो है वो प्रेजेंटेशंस हैं या पेपर्स हैं, उसकी मुझे कुछ ख़ास इल्म नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं गायनी ऑप्स के टॉपिक्स के बारे में। तो कुछ एक सीरीज़ होगी गायनी ऑप्स की टॉपिक्स की, इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है उसके ऊपर हम बात करेंगे। और अगर आपको गायनी ऑप्स के लेक्चर्स पसंद आए तो इंशाल्लाह हम पूरी गायनी ऑप्स को भी कवर करेंगे। तो आज का जो मुद्दा है हमारा वो है शोल्डर डिस्टोशिया। शोल्डर डिस्टोशिया होता क्या है? एक तो पेपर में आपसे जब ये शोल्डर डिस्टोशिया से जब क्वेश्चंस आते हैं, एक बात मैं क्लेरिफाई कर दूं कि शोल्डर डिस्टोशिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑस्पी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। आपको जब वाइवाज लिए जाते हैं आपसे तो तब भी शोल्डर डिस्टोशिया से आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं। और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली केएमयू के तो मैं कहूँ कि अगर फेवरेट है तो ये गलत नहीं होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस इसके रिपीट होते हैं और अमूमन आपसे पूछते क्या है जब शोल्डर डिस्टोशिया से क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाती है। एक तो उसकी डेफिनेशन पूछी जाती है कि शोल्डर डिस्टोशिया क्या है, फिर उसके काजेज़ पूछे जाते हैं, मैनेजमेंट पूछे जाते हैं और कॉम्प्लिकेशंस पूछे जाती हैं। तो हम इसमें डिफिनीशन, काजेज़, मैनेजमेंट और साथ साथ कॉम्प्लिकेशन और प्रिवेंशन पे भी बात करेंगे। शोल्डर डिस्टोशिया होता क्या है? शोल्डर डिस्टोशिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हेड तो डिलीवर हो जाता है बच्चे का, लेकिन शोल्डर जो है वो स्टक कर जाते हैं। देखिए, जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो सबसे पहले हेड डिलीवर कर जाता है और साथ साथ फिर शोल्डर और फिर पूरी बॉडी डिलीवर करती है। लेकिन शोल्डर डिस्टोशिया इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें हेड तो डिलीवर हो जाता है लेकिन शोल्डर जो है वो स्टक कर जाता है, वो फंस जाता है, उसकी डिलीवरी नहीं होती। तो अब ये क्यों, मतलब डिलीवरी हो गई हेड की, शोल्डर स्टक कर गया, ये क्यों होता है? इसकी रीजंस, इसकी काजेस हम आगे बात करेंगे। लेकिन अब इस शोल्डर को डिलीवर करने के लिए फिर हमने क्या करना होता है? फिर हमने डिफरेंट मैनूवर्स करने पड़ते हैं जिससे हम इस शोल्डर को डिलीवर करते हैं, पूरी बॉडी फिर डिलीवर हो जाती है। तो एक ऐसी कंडीशन जिसमें हेड तो डिलीवर होता है लेकिन शोल्डर स्ट्रक कर जाता है और फिर उसकी डिलीवरी के लिए हम डिफरेंट मैनूवर्स करते हैं, तो उस कंडीशन को हम शोल्डर डिस्टोशिया कहते हैं। काजेज़ की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी इसकी काजेज़ है, लेकिन दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट काजेज़ है जिस पे मैं बात करूँगा। पहली जो इंपॉर्टेंट काज है वो है जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस। अब जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस सबसे बड़ी काज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन काज है शोल्डर डिस्टोशिया का। वो क्यों है? उसकी वजह यह है कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस इसकी बड़ी वजह काज बनने की ये है कि जो इंसुलिन होता है वो एक्ट करता है एज ए ग्रोथ प्रमोटिंग फैक्टर। तो इस वजह से जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन काज है शोल्डर डिस्टोशिया का। उसके अलावा मैटरनल ओबेसिटी, जो ओबीज फीमेल्स होती हैं उनमें भी शोल्डर डिस्टोशिया बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। अगर प्रीवियस हिस्ट्री रही है शोल्डर डिस्टोशिया की तो ये भी एक वजह बनती है। और अगर पहले इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी हुई है, पहले कोई डिलीवरी थी जहाँ पे आपने इंस्ट्रूमेंटल की है, फोर्सिप या वैक्यूम के थ्रू डिलीवर किया है, तो वो भी एक बड़ी वजह बन जाती है शोल्डर डिस्टोशिया की। तो ये कुछ एक इम्पोर्टेंट काजेज़ है। अब हम बात करेंगे इसकी मैनेजमेंट के बारे में कि शोल्डर डिस्टोशिया को कैसे मैनेज किया जाता है। कंसेप्चुअल है, आपने याद रखना है। इसमें डिफरेंट मैनूवर्स जो हम आगे बात भी करेंगे वो किए जाते हैं। मैं आप इस वीडियो में मैनूवर्स के नाम बताऊंगा आपको, वो मैनूवर्स कैसे किए जाते हैं उसके ऊपर हज़ारों वीडियोस पड़ी हुई है यूट्यूब के ऊपर भी, और आपके बुक्स में भी उसके ऊपर डिटेल्स लिखी हुई है, तो आपने वहाँ से देखना है। क्योंकि अगर मैं एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करने बैठ जाऊँ तो फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो सबसे पहले आप मैनेजमेंट में क्या किया जाता है? कॉल फॉर हेल्प किया जाता है। कॉल फॉर हेल्प में आप किस किस को कॉल फॉर हेल्प करोगे? इसमें सबसे पहले सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन को आप कॉल फॉर हेल्प करोगे, मिडवाइफ को कॉल फॉर हेल्प करोगे, पीडियाट्रिशियन को कॉल फॉर हेल्प करोगे। पीडियाट्रिशियन को आपने इस कंडीशन में इसलिए इन्वॉल्व करना है क्योंकि जब बच्चा डिलीवर हो जाए तो चांसेस है कि कोई इंजरी हुई हो, ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजर्ड हुआ हो, कोई स्केलेटल फ्रैक्चर हुआ हो, तो उसको डील करने के लिए हम पीडियाट्रिशियन को पहले ही कॉल करते थे। अब कॉल फॉर हेल्प आपने की, दूसरा काम क्या करना है कि जिस टेबल यानी जिस बेड के ऊपर आपने पेशेंट को लेटाया हुआ है वो स्ट्रेट होना चाहिए, वो बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए ताकि बैक फ्लैट हो जाए। ये दो काम आपने करनी है। तीसरा काम आपने ये करना है कि फिर आपने पेशेंट को एज ऑफ द टेबल के ऊपर लेके आना है। जिस टेबल के ऊपर मैंने कहा कि कॉल फॉर हेल्प किया, टेबल को स्ट्रेट किया, अब पेशेंट को अपने एज ऑफ द टेबल पे लेके आना है और एपिजियोटमी सीजर जो होता है उससे आपने एपिजियोटमी कट देनी है।
एपिज़ोडमी कट दिया तो अमूमन बच्चा डिलीवर हो जाता है। अब तक डिलीवर नहीं हुआ तो फिर आपने मनूवर्स शुरू करने हैं। अब कौन कौन से मनूवर्स आपने शुरू करने हैं? तो सबसे पहले मनूवर जो है वो MC रोबोट मनूवर कहा जाता है। बाज़ लोग इसको मैक रोबोट मनूवर भी कहते हैं, MC रोबोट भी पढ़ा जाता है। उसमें क्या किया जाता है, थाई को फ्लेक्स किया जाता है एब्डोमेन के ऊपर। उसके अलावा अगर इससे भी डिलीवर नहीं हुआ तो फिर हम सुप्राप्यूबिक प्रेशर देते हैं। सुप्राप्यूबिक प्रेशर से भी डिलीवर नहीं हुआ तो अब एज ऑफ द टेबल पे ला के ये काम करना है, ठीक है। अब सुप्राप्यूबिक प्रेशर से भी डिलीवर नहीं हुआ तो फिर आप पोस्टीरियर आर्म को डिलीवर करते हो। पोस्टीरियर आर्म को कैसे डिलीवर करते हो? पोस्टीरियर आर्म को डिलीवर करने का तरीका ये है कि आप एंटीरियर सरफेस ऑफ द पोस्टीरियर आर्म के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हो, जिससे जो है वो पोस्टीरियर आर्म जो है वो इंटीरियरली रोटेट हो जाता है और डिलीवर हो जाता है। अगर इससे भी नहीं हुआ तो फिर आपने डिफरेंट और मनूवर्स है, लाइक ज़िविनेली मनूवर्स हैं, वुड स्क्रू मनूवर्स हैं, गैस्किन मनूवर्स हैं। गैस्किन भी पढ़ा जाता है, गास्किन भी पढ़ा जाता है। ये सारे मनूवर्स आपने करने होते हैं। ये क्या होते हैं इसके ऊपर मैंने लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, ये आपके बुक्स भी मिलेंगे और बहुत सारी वीडियोस इसके ऊपर भी बनी हुई है कि ये कैसे किए जाते हैं। अगर ये सारे मनूवर्स किए आपने अब भी डिलीवर नहीं हुआ तो फिर आखिरी दो ऑप्शंस आपके पास रहते हैं, एक क्लीडोटमी का, एक सिम्फिजियोटमी का। अगर इससे भी अमूमन जो है, अगर पहले इन मनूवर से डिलीवर नहीं हुआ तो क्लीडोटमी और सिम्फिजियोटमी जो है उससे डिलीवर हो जाता है। ये सारे मैनेजमेंट ऑप्शंस आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं शोल्डर डिस्टोशिया की कॉम्प्लिकेशंस के बारे में कि अगर शोल्डर डिस्टोशिया हुआ तो उससे क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। एक बात याद रखिए, जो ऑब्स्टेट्रिक कंडीशंस जितनी भी होते हैं उसमें चाहे रिस्क फैक्टर्स हो चाहे काज कॉम्प्लिकेशंस हो, उसमें आपने हमेशा अपने दो हेडिंग्स में डिवाइड करने होते हैं, एक तो मैटरनल और दूसरा फीटल। तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन में जो मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें प्रीनियल टीयर है, एक इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है पोस्टमार्टम हेमरेज है। ये दो कॉम्प्लिकेशंस आपने याद रखनी, बहुत सारी है लेकिन आपने ये दो याद रखनी। फेटल कॉम्प्लिकेशंस में ब्रेकल प्लेक्सस की इंजरी हो सकती है, स्केलेटल फ्रैक्चर हो सकता है, मींस के क्लेविकल फ्रैक्चर हो सकता है, ह्यूमरस फ्रैक्चर हो सकता है और लंग बोन्स जो है वो फ्रैक्चर हो सकते हैं। तो ये इसके कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। अब प्रिवेंट कैसे करोगे इस कंडीशन को, प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? तो करने का तरीका ये है कि मैंने पहले भी कहा कि जितने भी इसकी जो काजेज़ हैं जो हमने वीडियो के स्टार्ट में बात की, उन सारे काजेज़ को आप मॉडिफाई कर दो। जेस्टेशनल डायबिटीज़ है पेशेंट को तो आप उसको एडमिट करो, अंडर ऑब्जर्वेशन रखो और उसको मैनेज करो। अगर वो मैनेज हो गया तो शोल्डर डिस्टोशिया प्रिवेंट हो जाएगा। ओबेसिटी है तो वेट रिडक्शन, उसको कहना है कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में आपने डेफिनेटली वेट रिड्यूस करना है। ये तरीके हैं इसको प्रिवेंट करने के। तो उम्मीद है आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगी। थैंक यू।